अंधेरा हो चुका था। वह 1 घंटे तक कार चलाता रहा। कार शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। इस इलाके में आबादी उतनी सघन नहीं थी, परंतु यहाँ नए-नए बने हुए कई अपार्टमेंट्स थे और अंततः उसकी गाड़ी ऐसे ही एक नए बने आलीशान बहुमंजिला अपार्टमेंट में प्रविष्ट कर गई। कार अपनी जगह पर पार्क करने के बाद वह सीधा लिफ्ट से 25वीं मंजिल पर बने अपने फ्लैट में पहुंचा। रात 8:30 बजे तक वह अपने दिन रात की कमरतोड़ मेहनत से खरीदे हुए आशियाने में पहुंच चुका था। आशियाना आलीशान था। खंड खौ घर के अंदर पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान रखा और सीधा बाथरूम में घुस गया। वह लगभग 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहा। नहाने के बाद उसे पहचानना कठिन हो रहा था कि वह वही भिखारी है। थोड़ी ही देर में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भिखारी ने दरवाज़ा खोला। आगंतुक कोई अनजानी नहीं थी। साधारण सी दिखने वाली लेट 30s की महिला थी वह। उसे देखते ही भिखारी बोला, बड़ी देर कर दी आज आने में। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, भूख से बिलबिला रहा हूँ। आज क्या लाई हो खाने में? और आज तुम कहाँ भीख मांग रही थी? सारे सवाल एक साथ पूछ डालोगे क्या? अर्नब गोस्वामी बनते जा रहे हो तुम। मैं आज कल्पित नगर के बड़े हनुमान जी वाले मंदिर के बाहर थी। मंगलवार के दिन तो पूछो ही मत वहाँ कितनी भीड़ रहती है। आने का मन ही नहीं कर रहा था। 8th पे कमीशन के बाद से तो लोग 5 के जगह 10 रुपये देने लगे हैं। अच्छा है, चलो जल्दी से नहा कर आ जाओ, साथ बैठकर खाएंगे। अच्छा बाबा, तुरंत आती हूँ, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। और आज नान और पनीर 2 प्याजा लाई हूँ। चिकन खाते खाते बोर हो चुकी थी मैं भी। स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। भिखारिन बिना और देरी किए हुए बाथरूम में नहाने चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद वह बाथरूम से निकली। नहाने के बाद उसे भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। अब वह ना ही साधारण लग रही थी और ना ही लेट 30s की कोई महिला, बल्कि अब वह अर्ली 20s की लड़की लग रही थी। निकलते ही उसने कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज आधे घंटे में ही निकलना पड़ा, वरना मुझे नहाने में तो 2 घंटे से कम नहीं लगते। अच्छा ठीक है, अब माफ़ भी कर दो, जल्दी आओ, भूख लगी है। दोनों सोफे के आगे लगे मेज पर खाना खाने लगते हैं। कमरे में लगे बड़े से एलईडी टीवी को ऑन करके एचबीओ चैनल लगा देते हैं। अवेंजर्स देखते हुए दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। लगभग लगभग 1 घंटे के बाद सब कुछ निपटाने के बाद सोफे पर ही आराम की मुद्रा में आपस में बातचीत शुरू। पहले भिखारन, हमें लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहते हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। फेस्टिव सीजन होने के कारण तुम भी बिजी थी और मैं भी। कभी लंबी बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा पहले तुम बताओ, तुम भिखारी क्यों बने? व्हाट मेड यू चूज दिस फील्ड एज कैरियर? पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक था। उतनी बुरी भी नहीं थी ज़िंदगी, लेकिन जो बात सबसे अधिक इरिटेट करती वो थी अमीर माता पिताओं को ऐसा लगता था कि वे गरीब शिक्षकों पर कोई एहसान कर रहे हों। मैंने सोचा अगर एहसान ही मानना है तो भीख ही क्यों ना मांगा जाए। इसके अलावा कुछ और भी बातें थीं। कुछ उबाऊ हो गई थी ज़िंदगी। वही रोज़ एसी क्लासरूम में घंटों बैठे रहना, उस ठंडे वातावरण में अमीरों के डिसिप्लिन्ड, कभी भी ना शैतानी करने वाले पढ़ाकू, ठंडे ठंडे दिमाग वाले ठंडे ठंडे बच्चे। मैं भी ठंडा होता जा रहा था। डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। अगर कुछ दिन और वहाँ टिक जाता तो शायद पागल हो जाता। मुझे ऐसा लगा मानो मुझे ज़िंदगी कहना चाह रही हो, भाग यहाँ से बच्चा और बाहर जाकर ज़िंदगी की गर्मी का एहसास कर। तुमने रामधारी सिंह दिनकर की हिम्मत और ज़िंदगी नहीं पढ़ी है? चंद्रमा की शीतलता का आनंद वही उठा सकता है जो दिन भर सूर्य की प्रचंड किरणों की गर्मी में जला हो। आज मुझे सुख चैन खुश कर पाती हैं, पहले डिप्रेस करती थी। वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे जान पड़ते हो, कुछ लिखते क्यों नहीं? अपनी आत्मकथा ही लिख डालो। कौन छापेगा भिखारी की आत्मकथा? प्रकाशकों की भी दिलचस्पी सिर्फ माई एक्सपेरिमेंट्स विद हाइपोक्रेसी जैसे किताबें छापने में ही रहती हैं। कुछ कहानियां लिखकर भेजी थी पत्र पत्रिकाओं में, परंतु कोई भी छप नहीं पाई। पता नहीं संपादकों को क्या पसंद आता है। उन्हें खुश कर पाना बड़ा ही दुरूह कार्य है। हाँ, मैंने भी कुछ पत्रिकाओं के कुछ एक कहानियाँ पढ़ी हैं। उतनी बुरी भी नहीं होती हैं, परंतु वो आकर्षण नहीं होता, कुछ नयापन नहीं। सच पूछो तो घिसी पिटी ही होती हैं। क्रिएटिविटी कब का मर चुकी है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही बची हुई है। प्रतिष्ठित लेखों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है जागा हुआ मस्तिष्क। बने बने बुद्धिजीवी लेखक हर जागे हुए मस्तिष्क को दबा डालना चाहते हैं। तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो। वे बस वही पूरा पाषाण काल की बातों को बार बार दोहराते रहते हैं जिनको कि पहले ही करोड़ों बार कहा जा चुका है।
हर नई आवाज़ को दबाने में वे कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था, अब तो लोभवश या टूटने के डर से आईना भी झूठ बोलने लगा है। मेरा तो मन और अधिक लिखने का करता है, पर डर लगता है लोग डंडा लेकर मेरे पीछे ही ना पड़ जाएं, लोगों की भावनाएं ना आहत हो जाएं। काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं लोग आजकल, मजाक भी नहीं समझते। वी आर लिविंग इन डेंजरस सोसाइटी। नंबर ऑफ सीरियस पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स हैव क्वाड्रुपल्ड इन लास्ट 1 ईयर। फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। सरकारी संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम लगाकर देशद्रोह के तहत मुझे जेल में ही न डाल दें। यह भी हो सकता है कि सहिष्णुता का दावा करने वाले अहिंसा के पुजारी, जो हिंसा सालों से अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, उस हिंसा का शिकार मुझे ही ना होना पड़े। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर भूखे कुत्तों के आगे ना डाल दें। कहीं उन्हें ऐसा न लग जाए मैंने किसी महापुरुष का अपमान कर दिया हो। जिसका अपमान हो जाए वह महापुरुष नहीं। नॉन वायलेंस इज नॉट अपोजिट ऑफ वायलेंस। Those who boast of simplicity have got tons of vanity hidden deep inside them. खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, तुम भिखारिन कैसे बनी? मैं पहले स्कॉट का काम करती थी। मेरी भी ज़िंदगी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन मैं भी ऊब चुकी थी। हर कोई एक ही काम करते करते ऊब ही जाता है। जिस दिन भीख मांगते मांगते ऊब जाऊंगी, फिर से पुराना काम करने लगूंगी। क्या तुम्हारा सिलेक्शन ऑल इंडिया स्कॉट सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ था? नाइस जोक, रियली ए नाइस जोक। नो, आई एम नॉट जोकिंग। कई वर्षों पहले सुनने में आया था तुम लोगों की मदमाती पदचाप की ध्वनि माननीय आवास में भी गूंजने लगी थी। पता नहीं, शायद सरकारी रही हो। छोटी बातें हैं, होती ही रहती हैं। हजारों साल से होता आया है, कुछ नया नहीं है इन बातों में। आजकल मीडिया वाले बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और लोग भी इन्हीं खबरों को चटकारे लेकर सुनना पसंद करते हैं। जो रोगी को भाए सो बेदा फरमाए। वैसे भी ऐसा अगर कुछ ऑल इंडिया स्कॉट सर्विस कमीशन जैसा कुछ होता, मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होता। मेरे पास रियल टैलेंट है। मैं कभी भी सरकारी अधिकारियों को घूस नहीं देती, और बिना अधिकारियों को घूस दिए बगैर सरकारी नौकरी तो होने से रही। डोंट थिंक आई एम ट्राइंग टू जज यू। दो वयस्क अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, इनसे किसी दूसरे का कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए। वैसे ये बड़ा ही उलझा हुआ मुद्दा है। ठीक है, मेरे सामने ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम बड़े ही ओपन माइंडेड हो। रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है, सोने चला जाए। ठीक है, चलो अब सोने ही चला जाए। बड़ी मेहनत की है आज दिन भर, बड़ी ही मीठी नींद आएगी। सुबह उठकर सोचा जाए कि भीख मांगा जाए या घूमने के लिए कोई हिल स्टेशन चला जाए।